नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं ये साप्ताहिक शो लेकर जिसका नाम है संकट सुरक्षा और स्वामी। इस एपिसोड के लिए हम जिस मुद्दे पर चर्चा करें, उस सवाल जो हमने उठाया था वो था कि क्या कानूनी दिक्कतों को पार कर ट्रंप एक बार फिर चुनाव लड़ पाएंगे। प्रवीण, हमें कई सारे इसमें मेंबर्स की भी सवाल आए, नॉन मेंबर्स की भी सवाल आए, लेकिन उनके सवाल लेने से पहले आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि आखिर उधर मामला क्या चल रहा है ट्रंप के खिलाफ, क्यों वो कानूनी दिक्कतों में फंसे हुए हैं। पिछले दो तीन हफ्तों में दो बड़े डेवलपमेंट हुए यूएस पॉलिटिक्स में। एक तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। जैसे कि आप जानते हैं, यूएसए एक फेडरल पॉलिटी है। हर स्टेट में उनके अपने सुप्रीम कोर्ट होते हैं। जी। कोलोराडो स्टेट के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्राइमरीज में, यानी पार्टी के इलेक्शन में, वो प्राइमरीज के लिस्ट पे ही नहीं डाला जा सकता है। और कोर्ट का ऑर्डर बहुत मोटा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लीगल जजमेंट है, इसलिए मैंने अपूर्वा को ये काम दे दिया पढ़ने का। सैकड़ों पन्ने का है तो उसमें, लेकिन अपूर्वा, बेसिक आर्गुमेंट उनका ये है कि किसी भी कैंडिडेट या किसी भी प्रेसिडेंट को कोई क्राइटेरिया मीट करनी चाहिए। और उनमें एक क्राइटेरिया ये है कि इनका कोई क्रिमिनल पास नहीं होना चाहिए। जी। कोर्ट का ये कहना है कि कांग्रेस के इन्वेस्टिगेशन से क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंसरेक्शन करने की कोशिश की थी या इंसरेक्शन को भड़काया, इसलिए वो कैंडिडेट बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट बन नहीं सकते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। एक और स्टेट ने आज, मेरीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है उनके लिस्ट पे उनके नाम को होना। तो लगता है आने वाले दिनों में ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाके फंसेंगे। और कहना बहुत मुश्किल है, जबकि कोर्ट रिपब्लिकन डोमिनेटेड है, लेकिन कहना मुश्किल है कि किस साइड पे ये मामला जाएगा। जी। दूसरा लीगल डिफ़िकल्टी है कि इनके बाकी सारे जो कोर्ट केस हैं, जो प्रॉपर्टी के इश्यूज़ पे है, उनके बिजनेस कंसर्न्स पे है, वो सारे अब तेज़ी से कोर्ट्स में चल रहे हैं। और वर्चुअली एक रेस हो गया है विथ प्रोसिक्यूटर ट्राइंग कि इलेक्शन के पहले ये केस ख़त्म हो जाए और वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। और ट्रंप की लीगल टीम ये कोशिश करी जा रही है लगातार कि सुनवाइयाँ तभी शुरू हो जब वो वापस प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उनके पास इम्यूनिटीज़ होंगे। जी। तो कुछ पॉइंट्स पे उनको सक्सेस मिल रहा है, कुछ दूसरों पे नहीं मिल रहा है। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ शायद पॉलिटिक्स में है। कुछ अब पोल्स आए हैं पिछले हफ्ते से, जिसमें लग रहा है कि पहली बार पिछले इलेक्शन के बाद अगर ट्रंप और बाइडेन का लाइनअप रेस रहे तो ट्रंप जीतेंगे नैरोली। 3-4 पॉइंट्स का, परसेंटेज पॉइंट्स का एडवांटेज दिया जा रहा है। जी। लेकिन ये डेफिनेटली वार्निंग साइन है। इसके कई रीजंस हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहली बार ट्रंप को डिसाइसिव एडवांटेज मिल रही है। लेकिन इसमें एक और कैच है कि ट्रंप की जो वास्ट एडवांटेज थी बाकी रिपब्लिकन्स के अगेंस्ट, कि बाकी सारे रिपब्लिकन कैंडिडेट बहुत ही नंबर 2 नंबर 3 का, मतलब कोई अहमियत ही नहीं थी। उनमें से निकी हेली, जिसका असली नाम है मिस रंधावा, चंडीगढ़ के रहने वाली है, निकी हेली अब 4 पॉइंट्स के अंदर आ गई हैं। तो अगर ट्रंप डिस्क्वालीफाई हो या कोई स्कैंडल निकले, जो कभी भी ट्रंप के साथ निकल सकते हैं, पिछली बार भी हमने देखा था, तो हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी में ही कुछ उथल पुथल हो जाए। तो पॉलिटिक्स एक बहुत फ्लूइड पोजीशन में आ गई है। और दोबारा लगता है कि एक जो डल रेस लग रहा था, मोरलेस इनएविटेबल लग रहा था कि जो बाइडेन जीतेगा, उस रेस में अब थोड़ी जान आ गई है। इसी के साथ आपने मेंशन भी किया कि रिपब्लिकन डोमिनेटेड है यूएस सुप्रीम कोर्ट, उससे जुड़े हमें क्वेश्चंस आए हैं। पहला सवाल है विशाल कुमार यादव का, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं क्या यूएस का सुप्रीम कोर्ट, जो ट्रंप द्वारा नियुक्त जजों की मेजॉरिटी में है, उनको चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं साबित कर देगा। विशाल, ये कहना इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि एक हाथ पे हाँ, ये ट्रंप के अपॉइंटी जो हैं, उन्होंने ट्रंप का लाइन बड़ा रिलीजियसली सोशल इश्यूज पे लिया है। जैसे कि अबॉर्शन पे, जैसे कि यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के कोटास के इश्यू पे, कई सारी बातों पे वो बिल्कुल ट्रंप के आइडियोलॉजिकल पोजीशन पे चले हैं। और ये जजेस ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के पहले भी, जब वो लॉयर्स थे या अपीलेट कोर्ट जजेस थे, उन्होंने यही पोजीशन क्वाइट पब्लिकली एडवोकेट किए थे।
क्या वो करप्शन के केस में या करप्शन के जुड़े मैटर्स में इतनी ब्लेटेंटली एक तरफा जजमेंट देंगे, देना चाहेंगे या इकट्ठे रह पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। यूएस के इतिहास में कई बार वक्त आए हैं जब रिपब्लिकन या किसी और पार्टी के डोमिनेटेड कोर्ट्स थे, लेकिन क्राइसिस के वक्त में वो कोर्ट ने प्रेसिडेंट को समर्थन नहीं दिया। वाटरगेट स्कैंडल, जब इलेक्शन करप्शन स्कैंडल प्रेसिडेंट निक्सन के टाइम हुआ था, तो उनको बड़ी उम्मीद थी कि जज बचा लेंगे, यहाँ से ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, वो नहीं हुआ। तो इस बार भी ट्रंप शायद उम्मीद लेके चल रहे थे कि इंसरेक्शन की बातें सारी करेंगे तो कोर्ट्स किसी तरह स्टेप इन करके उनको प्रेसिडेंट बना ही देंगे। वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई जी। तो जजेस का माइंड, मतलब आई डेफर टू अपूर्वा, जजेस का माइंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मतलब ऑब्स्क्योर वो चीज़ होती है। आई एम नॉट अ लीगल स्कॉलर, लेकिन अपूर्वा ने कई बार मुझे ये समझाया है कि कोर्ट में जाना लॉटरी की तरह है। उस दिन क्या अलाइनमेंट्स बनेंगे, क्या आर्ग्यूमेंट्स सक्सेस लेंगे जजेस, अपने क्या कैलकुलेशंस करेंगे। तो आई डोंट थिंक एक गारंटी लेके चलना चाहिए कि जजेस डेफिनेटली ट्रंप को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। जी। आपने इस सवाल का ऑलमोस्ट जवाब दे दिया, लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल है। अनुराग उपाध्याय का हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं स्कॉटस में रिपब्लिकन जज 6-3 के बहुमत में है, इसलिए वे निश्चित रूप से ट्रंप को चुनाव लड़ने की अनुमति देंगे, वो बोल रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई सिनारियो है जहां अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता? और क्या आपको लगता है कि कोई भी डेमोक्रेट नेता बाइडेन को चुनौती देगा, ये देखते हुए कि वे ट्रंप के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? डेफिनेटली जजेस पॉलिटिकल एनिमल्स होते हैं, और अगर उनको लगता है कि देश में कोई ट्रंप के लिए सपोर्ट का लहर चल रहा है जी। तो उनकी शायद थिंकिंग उससे अलग होगी, जबकि उनको लगता है कि डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी है। आखिर कोई जज देश को तोड़ना या देश में आग लगा देने की जिम्मेदारी जज ज़्यादातर लेना नहीं चाहते हैं, और वो मजबूरन एक पॉलिटिकल रूप में उनके जजमेंट आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त में अभी इलेक्शन का काफ़ी टाइम बचा है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो लीड ट्रंप की हमें दिख रही है वो इस वजह बनी है कि ट्रंप ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, कि बहुत सारे रिपब्लिकन्स जो बाइडेन से खफा होके पॉलिसी के इश्यूज पे, इकोनॉमी पे खफा होके हट गए हैं। और क्या वो जब इलेक्शन का टाइम आएगा और फाइनल चॉइस आएगा कि ट्रंप को वापस आने देना चाहते हैं कि नहीं, कि वो सपोर्टर उस वक्त भी ट्रंप को सपोर्ट देंगे या नहीं। तो अभी तो फ्लूइडिटी बहुत सारी है हालात में। जजेस भी उस फ्लूइडिटी को देख रहे होंगे। जजेस ये भी जानते हैं, ये आपने कुछ पेपरों में फॉलो किया होगा, कि पब्लिक में जजेस के एथिक्स और स्टैंडर्ड्स पे बहुत विवाद चल रहे हैं। एक जज है क्लैरेंस टॉमस, जिन पे बहुत डायरेक्टली हमले हुए हैं कि वो कुछ रिच फाइनेंसियर से ऐसे गिफ्ट्स ले रहा था जो बॉर्डर लाइन अनएथिकल थे, बॉर्डर लाइन इम्पीचेबल गिफ्ट्स थे। जजेस ये नहीं चाहेंगे कि पब्लिक ये सोचे कि ये इंस्टीट्यूशन ही करप्ट है, अमीर लोगों का इंस्टीट्यूशन है। उन बातों पे भी बहुत सेंसिटिव रहेंगे। तो आई थिंक जब ये बात फाइनली आती है ट्रंप के क्रिमिनल केस और उसके इलेक्ट्रल केस, तो जजेस को एक बहुत डेलिकेट लाइन ट्रेड करना होगा। डायरेक्टली डॉक्ट्रिनल पॉलिटिकल लाइन वो नहीं ले पाएंगे। अगला सवाल आदित्य का है, वो बोल रहे कि आपको लगता है कि 2024 का ट्रंप 2016 से अलग हो सकता है, क्योंकि वे बहुत कुछ झेल चुके हैं और उनके पास पहले की तुलना में ज़्यादा पॉलिटिकल एक्यूमेन हो सकता है, क्योंकि वो 4 साल राष्ट्रपति रह चुके हैं। बोल रहे रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप की स्थिति क्या है अब? देखिए, ट्रंप साहब एक बहुत डिवाइसिव फिगर है। रिपब्लिकन पार्टी में ही बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हटा दिया जाए, क्योंकि एक तरह से वो पार्टी से बड़े लीडर बन गए हैं जी। और एक किसी भी मजबूत पार्टी सिस्टम में वो टॉलरेट नहीं किया जाता। कोई पार्टी सिस्टम ये पसंद नहीं करती कि एक इंडिविजुअल पार्टी से बड़ा बन जाए, चाहे जितना भी पॉपुलर हो। ये इंडिया में भी हमने वक्त वक्त पे देखा है, जब लोगों ने वार्न किया कि इंदिरा गांधी के इतने पॉपुलर होने से कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा, जो कि हुआ। और अब मोदी जी के बारे में भी यही बातें कुछ क्वार्टर्स में कही जाती है। होगा कि नहीं होगा वो देखना पड़ेगा।
लेकिन इंस्टीट्यूशनल या ट्रेडिशनल रिपब्लिकन पार्टी जो है वो काफ़ी अब मेरे ख्याल से ट्रंप साहब से नफ़रत करती है और ये बात सामने आ गई है। जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन्स हैं वो काफ़ी कोलेस कर रहे हैं निकी हेली के अराउंड। जी। प्रॉब्लम है एक कि जो रैंक एंड फाइल रिपब्लिकन वोटर है उसमें बहुत सारे वर्किंग क्लास वाइट अमेरिकन शामिल कर लिए ट्रंप ने, जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन वोटर्स नहीं कहलाए जा सकते। उनमें कुछ ट्रेडिशनल रिपब्लिकन्स तो हैं जैसे कि इवेंजेलिकल्स, मतलब ये कट्टर क्रिश्चियन वोटर, जिनके बारे में मैं बहुत हैरान होता हूँ क्योंकि ट्रंप साहब के कोई भी बात कर लो उनको कोई ट्रेडिशनल क्रिश्चियन तो नहीं बुला सकता है। एक वक्त पे तो वो अबॉर्शन पे काफ़ी लिबरल पोजीशन लेते थे। लेकिन कुछ और कंस्टिट्यूएंसीज भी हैं वर्किंग क्लास वाइट्स की, जो इमिग्रेशन पे परेशान हैं। कई सारे लोग जो समझते हैं कि ज़्यादा बेनिफिट्स रेशियल माइनॉरिटीज़ को मिल गई हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ गए और रिपब्लिकन्स को फियर है कि ट्रंप अगर बैलेट पे ना हो तो सकता है वो सेक्शंस पार्टी से हट जाए। जी। उनका एक रॉक स्टार वैल्यू है जो एक तरह से पार्टी लाइंस के अगेंस्ट कट करता है। और इस वक्त जो हेली वर्सेस ट्रंप कंपटीशन है वो एक तरह से डिसाइसिव फीलिंग हमें बताएगा रिपब्लिकन पार्टी में क्या है। ये कहते हुए दो फिर और सवाल आएंगे कि अगर ट्रंप रिपब्लिकन टिकट पे हो तो क्या मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनली माइंडेड रिपब्लिकन्स जो हैं अभी और रिपब्लिकन प्रेफरेंस वॉइस कर रहे हैं, क्या वो पार्टी से जुड़े रहेंगे या डेमोक्रेट्स में स्विच कर लेंगे? जी। और दूसरी साइड पे डेमोक्रेटिक पार्टी पे क्या वोटर्स जो अभी अपने प्रेसिडेंट जो बाइडेन से परेशान है, क्या वो ट्रंप को बाहर रखने के लिए दोबारा थोड़ा एंथुजियाज्म दिखाएंगे और पार्टी से जुड़ेंगे? ये दोनों बातें देखनी होंगी। एज आई सेड अभी वक्त काफ़ी है इलेक्शन का, लेकिन ये मतलब इस वक्त पे हम इस देखने लगे जब गर्मी इन बातों में आने लगी है। एंड नेचुरली अमेरिका में जो भी इलेक्शन में होगा उसका दुनिया भर के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। तो इंटरेस्ट तो हम बहुत रखते हैं इसमें। अगला सवाल सागर अग्रवाल का है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, बोल रहे हैं कि आरएफके जूनियर मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री में थर्ड पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक बनते जा रहे हैं। इसका राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या आरएफके जूनियर अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी कैंडिडेट्स की, जैसे कि आप जानते हो यूएस के इतिहास में कोई ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं रही, जबकि लगातार कोशिशें हुई हैं अलग अलग क्वार्टर्स से, ग्रीन पार्टी से लेके मतलब लिबर्टेरियंस, अलग अलग ग्रुप्स ने पार्टीज बनाने की कोशिश की हैं। कभी कभी उनका इफेक्ट ये रह गया है कि वो पहले या दूसरे पार्टी से कुछ वोट खा गए हैं और उसका नुकसान पड़ा है। पर इस टाइम कोई, मेरे ख्याल से दोनों जो बड़े ब्लॉक हैं उनमें बहुत शार्प क्लैरिटी है कि हमें अपनी मेन पार्टी से जुड़ा रहना पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है। तो मसलन डेमोक्रेटिक पार्टी में देखें तो एक हाथ पे लेफ्ट विंग फिगर्स हैं, फेमस ये स्क्वाड ग्रुप ऑफ कांग्रेशनल लीडर्स कहा जाता है, अलेक्सेंड्रा ओकेजियो-कोर्टेज, रशीदा तलेब, उमर इल्हान, जो बहुत ही लेफ्ट विंग है और डेमोक्रेटिक पार्टी के राइट विंग के साथ लगभग उनके ना के बराबर शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, किसी मुद्दे पे अग्रीमेंट नहीं है। लेकिन वो पार्टी में इस वक्त इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि जानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के बिना वो कुछ भी नहीं है। सिमिलरली रिपब्लिकन पार्टी में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एक तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ही रिजेक्ट कर गए हैं। उनको लगता है कि एक वाइट नेशन होना चाहिए, क्रिश्चियन नेशन होना चाहिए। कई लोग उसमें ये भी मिलेंगे जो अबॉर्शन और विमेंस राइट्स पे इतने एक्सट्रीम पोजीशंस वॉइस करेंगे कि उनकी पार्टी उनको एम्ब्रेस नहीं करना चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक हद तक ये नियोनाजीज और फ्रिंज फिगर्स को अपनी पार्टी में अट्रैक्ट कर लिया था, लेकिन ये नॉर्मली वो लोग नहीं हैं जो रिपब्लिकन पार्टी में रहेंगे। तो लेकिन वो भी समझ गए हैं कि एक अमेरिका में कल्चर वॉर चल रहा है और अगर वो कल्चर वॉर जीतना है तो एक या दूसरी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ के उस पार्टी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी है। एक थर्ड पार्टी कैंडिडेट का कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, चाहे वो
डेफिनेटली मतलब उनकी आवाज़ और उनके आइडिया सामने आएंगे, वोटर लाइनअप में शायद वो कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। अगला सवाल संकल्प का हमारे मेंबर हैं, थोड़ा लंबा सवाल है। पूछ रहे हैं कि ट्रंप की ज़्यादातर परेशानियां 6 जनवरी की घटना को लेकर है, ऐसा वो बोल रहे हैं। बोल रहे हैं अगर मैं इसे भारत में होने वाली रूटीन ईवीएम हैक नॉनसेंस के साथ जोड़ दूं तो मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र तथाकथित वेस्टर्न लिबरल लोकतंत्रों की तुलना में ज़्यादा टॉलरेबल है। वो बोल रहे हैं अगर ये कुछ दशक पहले होता तो कोई भी भारतीयों को राजनीतिक डॉग विस्लिंग, जो भाषा, धर्म, रीजन आदि पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है, उसको नॉर्मलाइज करने की अनुमति देने के लिए दंडित कर सकता था। लेकिन यहाँ भी अमेरिकी कोई भी मॉरल ग्राउंड नहीं ले सकते हैं। वे कैंसिल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक कदम आगे बढ़ गए हैं। सच कहूँ तो ये हमारी चिंता का विषय नहीं है कि ट्रंप को चुनाव लड़ने का मौका मिले या नहीं, लेकिन प्योरली एक इंडियन लेंस से इंसरेक्शन पर उनकी प्रतिक्रिया बचकानी लगती है। जब तक कोई बस नहीं जलती हमारा विरोध शुरू नहीं होता। बोले लिबरल चार्टर क्या है और वेस्टर्न मीडिया विशेषकर लेफ्ट को इसके प्रकाशन अधिकार कैसे मिले, राइट्स कैसे मिले। अगर किसी डेवलपिंग देश के विपक्षी नेता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होता तो पश्चिम ने या वेस्ट ने उसे हीरो बना दिया होता। शायद बनाया होता। आपकी बात में वजन है। मेरे ख्याल से इंसरेक्शन का ये इश्यू इतना गहरा और बड़ा इसलिए बना क्योंकि अमेरिकन समझते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहली बार बाद उनके कुछ बेसिक वैल्यूज़, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनके कुछ बेसिक वैल्यूज़ पे सोसाइटी टूट गई है और बहुत गहराई से टूटी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, जैसे कि आपको शायद पता होगा, दो मुद्दे थे जिस पे अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से निकलने की कोशिश कर रहा था, और दो बहुत बड़े मुद्दे समाज के सामने थे जिनका कोई हल नहीं निकल रहा था। एक तो थी हैव्स और हैव नॉट्स की, क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और बहुतों को लगा कि जबकि यूरोप के बैटलफील्ड्स पे लोगों ने अपना खून बहाया, उनको कुछ मिला नहीं है जी। आम फार्मर या आम वर्कर स्टॉक मार्केट के वजह कंगाल बैठा हुआ है। और दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये था कि रेस का इश्यू। अमेरिका में कोई उस वक्त बहुत बड़ा सोशल इक्वालिटी का मूवमेंट तो नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार ब्लैक और वाइट सोल्जर साथ मैदान जंग में लड़े थे। और कई सारे ब्लैक सोल्जर्स इस उम्मीद के साथ वापस आए थे कि जो उनने यूरोप में और दूसरे मुल्कों में कुछ इक्वालिटी का झलका देखा था, कि वो अपने होमलैंड में भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और रेशियल वायलेंस बहुत बड़ा, तो सोशल और ये रेस कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंटेंस था। पॉलिटिकली कुछ लोग थे, चार्ल्स लिंडबर्ग जैसे, जिनका ये स्लोगन जो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत मतलब यूज़ करते हैं, अमेरिका फर्स्ट, ये लिंडबर्ग साहब का स्लोगन था। और लिंडबर्ग चाहते थे कि अमेरिका यूरोप के लड़ाई झगड़ों से दूर रहे और एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन लीनिंग देश घर पे बना रहे। प्रोग्रेसिव्स बहुत सारे थे जो चाहते थे कि अमेरिका एक ग्रेट पावर बने और उसकी छाया यूरोप पे भी रहे, दुनिया पे भी रहे, और उनको लगा कि अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी एक ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी हुई थी। लेकिन वो बहुत एक बिटर टाइम था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टूटने तक लगभग अमेरिका में ये हर चीज़ कंटेस्टेड थी। यहाँ तक भी कि विमेंस राइट्स के इश्यूज़, विमेन की क्या इन्फ्लुएंस रहनी चाहिए, उनके क्या अधिकार रहने चाहिए, माइनॉरिटीज़ के क्या अधिकार रहने चाहिए, सब कंटेस्टेड चीज़ें थी। और उस मुल्क के 30-40 वक्त बहुत मुश्किल गुजरे। अमेरिकन डेमोक्रेसी की एक उस वक्त एक अचीवमेंट कही जा सकती है, एक स्ट्रेंथ कही जा सकती है, कि जबकि ये सारे डिस्प्यूट्स हो रहे थे, वायलेंस हो रहा था, ख़ासतौर से रेस के इश्यूज़ पे, सिविल वॉर की परिस्थिति नहीं बनी यूनाइटेड स्टेट्स में। किसी तरह उनकी डेमोक्रेसी ने उनको निकाल लिया इस हालत से। अब दोबारा 100 साल बाद अमेरिकन डेमोक्रेसी वही इश्यूज़, रेस के, एथनिसिटी के, जेंडर के, सेक्सुअलिटी के, ये कल्चर वॉर के जो इश्यूज़ जो है,
उनको उनका सामना कर रही है, और वो बहुत बिटरली डिवाइसिव इशू है। ये ऐसे इशू है जिनके घर घर में अलग राय रहती है और बहुत कड़वापन पैदा हो जाता है। और हमेशा ये रहा है कि कल्चर वॉर्स जब रेज करते हैं तो पॉलिटिकल क्लास एक जिम्मेदारी दिखाती है और लीडरशिप दिखाती है, लेकिन ये भी नहीं करती कि आग पे तेल छिड़कती है। जूनियर लीडर्स करेंगे ज़रूर, लेकिन प्रेसिडेंट का ऑफिस ये सब नहीं करता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलेक्शन के टाइम स्पीचेस दी, स्टॉप द काउंट वाली बात करी, उससे बहुत सारे डिसेंट रिपब्लिकन्स के माइंड में भी ये डर बैठ गया कि इस आदमी को इस सिस्टम के साथ ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ये आर्सनिस्ट को आप एक माचिस दे रहे हैं जिससे वो आग लगा दे पूरे सिस्टम को। अब क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उस एक्सपीरियंस से सबक सीखे हैं, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के माइंड के अंदर तो हम नहीं हैं, और उनके बिहेवियर से कुछ रीड करना बहुत ही मुश्किल है। वो ऐसे आदमी है, जैसे कि आप जानते हैं कि कभी कभी लगता है कि वर्ड्स पहले निकल जाते हैं और थॉट कहीं पीछे फिर भी छुपा होता है, और कुछ कुछ वाहियात सी बातें कर देते हैं। ये नहीं है कि बेवकूफ़ है, मैं ये नहीं कह रहा। वो कई बातों पे उनके इंस्टिंक्ट्स जियोपॉलिटिकल बहुत तेज़ रहे। जैसे वो जो बाइडन की बात कही जाती है अफ़गानिस्तान से निकलने की और ये खर्चा बंद करने की लॉन्ग वॉर की, एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी थी वो। ट्रंप के इंस्टिंक्ट्स थे कि मिडल ईस्ट में ना घुसें, रशिया के साथ कोई सुलह कर लें ताकि वॉर तक बात ना जाए। चाइना पे दबाव लगाने लग गए थे उसी वक्त, जो प्रेसिडेंट बाइडन आगे बढ़ाए हैं वही पॉलिसियाँ। तो कई सारी चीज़ों पे कॉन्टिन्यूटी रही है। लेकिन ये इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल बातें एक साइड छोड़े तो इंटरनल इश्यूज़ पे ट्रंप बहुत ही डिवाइसिव फिगर रहे हैं। नियो नाजी ग्रुप्स को के साथ भी कभी कभी प्लेटफॉर्म शेयर किए हैं, और एक कंट्री में जो धीरे धीरे एक वाइट मेजॉरिटी कंट्री से धीरे धीरे एक कंट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ बन रहा है, जिसमें वाइट्स बस सबसे बड़े माइनॉरिटी होंगे। क्या एक लीडर जो ब्लेटेंटली एक तरफा बात करता है जी। वो देश के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे बहुत विवाद है मेरे ख्याल से रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में भी। और कंसर्न भी असली वही है। ये नहीं कि वो रूस पे क्या कर देंगे या अफ्रीका में क्या कर देंगे, बट अमेरिका में उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा। आज का आखिरी सवाल लूँगी वेद चवन का। हमारे मेंबर बोल रहे हैं कि लेफ्ट राजनीतिक और सोशियो इकोनॉमिक नैरेटिव का मुकाबला करने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देशों में राइट के राइज को रोकने के लिए सड़कों पर उतरकर अभियान क्यों नहीं चला पा रहे हैं। वे क्या गलतियां कर रहे हैं। लेफ्ट दल इस्लामोफोबिया के प्रसार और इमिग्रेशन से जुड़े डरों को रोकने के लिए और अपने देशों के अंदर आर्थिक और सामाजिक रूप से ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस लाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। बेद जी, ये मेरे स्पेशलिटी और मेरी जानकारी के फील्ड से काफ़ी दूर है, लेकिन चलिए मैं चांस लेता हूँ। अब ये क्वालिफाई मैंने कर लिया अपने स्टेटमेंट को, तो प्लीज़ डोंट टेक एनीथिंग आई टेक टू सीरियसली। मुझे जो लगता है कि 1960-1970 में जो दुनिया भर में लेफ़्ट का एक लहर आया था, वो 2-3 बातों से जुड़ा हुआ था, और उनमें से सबसे अहम ये है कि लेफ़्ट बहुत करेजियसली विमेन के पोजीशन को रीइमेजिन करने को तैयार था। तो ख़वातून के बारे में जो वो कह रहे थे, अपने वक्त के बहुत आगे कह रहे थे, और उससे काफ़ी लोगों को मोबिलाइज कर पाए, क्योंकि वो पॉइंट आउट कर पाए कि हमारे सोसाइटीज़ में स्टेटस ऑफ वुमेन में दुनिया भर के कोने कोने में बहुत फ़र्क था। और एक तरह से अगर अपूर्वा इस स्टूडियो में बैठी है और अपने पसंद के कपड़े पहनी है, हमारे ऑफिस में इतने सारे महिला हैं, वो सारे जाने ना जाने वो 1960s और 70s के वो बैटल्स के पैदाइश है जी। दूसरी बात, जो वेस्ट में लहर रहा वो इक्वालिटी का रहा, और ये सिर्फ वेस्ट में नहीं था, इंडिया में भी लड़ा गया। वहाँ तो रेशियल इक्वालिटी के स्ट्रगल्स थे जो इंडिया और कैरिबियन इमिग्रेंट्स ने लड़े, और उससे मतलब उन देशों का काफ़ी परिवर्तन हो गया है।
जब मैं भी स्टूडेंट था लंदन में, तो कुछ एरिया थे जहाँ हम अवॉइड करते थे। नेशनल फ्रंट का तब भी एक टॉक्सिक वो लेगेसी था। आज मैं देखता हूँ उन्हीं एरिया में इंटररेशियल कपल काफ़ी खुल के घूम रहे होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। छोटे ही वक्त में एक क्रांति सी आ गई है। और तीसरी बात, लेफ्ट ने ये बहुत ज़ोरदार एडवोकेसी की पर्सनल फ्रीडम्स की, जैसे कि गे राइट्स, जैसे कि हम कपड़े क्या पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, किसके साथ रिश्ते रखते हैं या नहीं रखते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टीज़ और फ्रीडम्स को बहुत आगे बढ़ पाए। लेफ्ट इकोनॉमिक क्वेश्चंस को क्वेश्चंस ऑफ ग्रोथ, क्वेश्चंस ऑफ जॉब्स, इन पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन था हड़ताल, और 80s तक लेफ्ट इसकी बहुत गहरी कीमत देने लगी थी। और राइट विंगर्स, जैसे कि उनमें से सबसे पहले रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर जो आए, वो आए कहते हुए कि ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन आखिर जेब में पैसे चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए, और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बातें शुरू की। उसके साथ वो एक कल्चरल चेंज भी लाने की कोशिश करे, लेकिन फेल किए। इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी ग्रो करी, लेकिन आज की तारीख भी हम देखें तो यूरोप के मुल्कों में एक भी नहीं होगा जहां रेगुलर संडे चर्च गोइंग है, चाहे वो राइट विंग गवर्नमेंट हो या लेफ्ट विंग गवर्नमेंट हो। जी। और यूनाइटेड स्टेट्स में भी अर्बन सेंटर्स दोनों कोस्ट के सिटीज़ में कोई बहुत बड़ा ऐसे होल्ड नहीं है, जबकि यूएस थोड़ा ज़्यादा रिलीजियस सोसाइटी है। और यूएस में भी कोई सीरियसली क्वेश्चन नहीं कर सकता कि किसी का इंडिविजुअल चॉइस है गे होना, तो उस पर कोई पॉलिटिकल इशू बनता नहीं है। ट्रांस राइट्स पे अब कुछ ये शोर मचाने की कोशिशें चल रही, लेकिन बहुत बड़ा विवाद नहीं बना। तो मेरे ख्याल से अगर अब इस वक्त लेफ्ट की कोई असफलता ये है, वो ये है कि कई सारे बैटल्स जिससे वो इस सेंचुरी के सेकंड हाफ 50s के बाद जिनसे वो जीती, यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल सोशल केयर, इंडिविजुअल फ्रीडम्स, वो जंग जीत लिए गए हैं। वो इश्यूज अब कंटेस्टेड नहीं हैं। दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में, इंडिया में नहीं कह रहा, वो हुआ है। और लेफ्ट कोई अपनी लैंग्वेज या वोकेबुलरी बना नहीं पा रही, जिससे लोगों को लगा कि हाँ, हमें अपनी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। वो सिर्फ राइट इस वक्त दे रही है, और मेनली ये इमिग्रेशन के मुद्दे पे वो यूरोप और यूएस में सक्सेसफुल रह रही है, क्योंकि इमिग्रेशन सबके सामने है। यूरोप के हर छोटे गांव में देखते हैं जहाँ कोई नहीं था जो उनसे अलग लगता था, जी। अब कुछ लड़के इंडियन या पाकिस्तानी या अफगान वहाँ बैठे हुए हैं। और जब ऐसे परिवर्तन होते हैं, चाहे वो 10 इमिग्रेंट के आने जाने से ऑब्जेक्टिवली कोई फ़र्क ना पड़े, लोगों के दिलों में डर बैठता है कि आगे क्या है। और इन सवालों का लेफ़्ट कोई क्लियर आंसर दे नहीं पा रहा, और मेरे ख्याल से लेफ़्ट को काफ़ी केयरफुली सोचना होगा कि हमारे रिस्पॉन्सेस चेंज के कल्चरल इश्यूज पे हमारे जवाब क्या होने चाहिए। बट दैट इज़ जस्ट माई इनएक्सपर्ट चाराना व्यू, तो प्लीज़ फील फ्री टू इग्नोर इट इफ इट्स नॉट यूजफुल फॉर यू। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।